नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। किसी सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, और हम यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं और उस मेथड में वोल्टेज रेगुलेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में। तो चलिए चलते हैं। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आप सीधा सा ये समझ लो कि जब लोड में चेंजेस हो रहे हैं, कि लोड की कंडीशन में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो जो हमें लोड के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है उस वोल्टेज में जितना चेंज हुआ वो कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज अपने फिक्स वैल्यू से रेगुलेट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, वो कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। लेटेड फ्लक्चुएट क्यों हुआ? जब लोड कंडीशन में चेंजेस आए। ठीक है, तो जितना चेंज आया, जैसे मान लो कि आप लोड कनेक्टेड है, आपके पास टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है 230 वोल्ट। अब आपने लोड बढ़ाया तो जहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट, तो वोल्टेज में रेगुलेट कितना हुआ? 10 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप आया, तो वो जो रेगुलेशन है वो कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अब एक चीज़ में बेसिकली ये समझ लें कि हमें पता है कि लोड में अगर कोई भी चेंजेस हो तो जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, वोल्टेज रेगुलेट कर रहा है, उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमें 230 वोल्ट मिल रहा था वो वोल्ट अभी भी 230 मिले, चाहे लोड कितना भी रेगुलेट करे, चाहे लोड में कितना भी चेंजेस आए, हमें वोल्टेज जो मिल रहा है टर्मिनल एंड पे वो उतना ही मिले, कांस्टेंट मिले। तो हम चाहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। तो उसे हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल करना पड़ेगा कि वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमम कैसे रखा जाए, पैरामीटर को सेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन सिंक्रोनस जनरेटर के लिए क्या कहलाएगा? द राइज इन वोल्टेज। कहाँ पे राइज हो रहा है? टर्मिनल पे। द राइज इन वोल्टेज एट टर्मिनल। किस कंडीशन में? जब लोड चेंज हो रहा हो। अब लोड या तो कम से ज़्यादा हो रहा हो या ज़्यादा से कम। अब लोड इज रेड्यूस्ड, कम हो रहा है, इसका मतलब फुल लोड से नो लोड, फुल लोड से जीरो पे या नो लोड के केस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोड में चेंजेस आ रहा है, जो लोड रिड्यूस हो रहा है, उस वजह से टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ठीक है, अब ये क्यों बढ़ रहा है? ये बढ़ना ही कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। उसी को हमें कंट्रोल करना है। हम चाहते हैं कि वोल्टेज बढ़े नहीं, वोल्टेज हमेशा टर्मिनल पे कांस्टेंट रहे। अब ये वोल्टेज रेगुलेशन हम किस केस में कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे स्पीड और फील्ड करंट को कांस्टेंट मानते हुए। स्पीड सिंक्रोनस है और फील्ड करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, उस केस में हम देखेंगे कि वोल्टेज कितना रेगुलेट कर रहा है जब लोड को चेंज करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन हो गया नो लोड वोल्टेज माइनस रेटेड टर्मिनल वोल्टेज का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अभी जैसे यहाँ आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है सिंक्रोनस जनरेटर या जिसे हम अल्टरनेटर कहते हैं उसका। ये ई है, ये है जनरेटर वोल्टेज पर फेज। XCR है रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। XL है लीकेज रिएक्टेंस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन XCR और XL कहलाता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, फिर RA है आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। IA है आर्मेचर का करंट। यहाँ पे ये लोड कनेक्ट है और इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो है हमें टर्मिनल वोल्टेज पर फेज का। पर फेज के लिए हम देख रहे हैं, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन हो गया वो हो गया EA माइनस VT अपॉन VT। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर लोड करंट, आर्मेचर करंट की वैल्यू 0 हो तो VT क्या हो जाएगा आपका EA। लोड के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है EA, तो नो लोड वोल्टेज हो गया EA, और टर्मिनल वोल्टेज जब लोड कनेक्टेड है तो वोल्टेज जो हमें मिल रहा है रेटेड वोल्टेज वो हो गया माइनस VT। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? EA माइनस VT अपॉन VT। ठीक है, अब यहाँ से आप इस सर्किट से देखिए, आप EA अगर KVL लगाएंगे तो EA क्या होगा? EA हो गया VT प्लस IA RA प्लस JXS। ठीक है, जहाँ पे XS सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, ये आपको ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो EA हो गया VT प्लस IA RA प्लस JXS। अब यहाँ से अगर VT को उधर ले आए, क्योंकि हमें वोल्टेज रेगुलेशन की क्या चाहिए? EA माइनस VT, तो ये हो जाएगा EA माइनस VT इक्वल टू IA इंटू RA प्लस JXS। इसको यहाँ पे रखेंगे तो IA इंटू RA प्लस JXS अपॉन VT, और RA प्लस JXS होता है सिंक्रोनस इम्पेडेंस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ZS से। तो ये हो जाएगा फाइनली IA ZS अपॉन VT। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा? हमें अगर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है तो अगर उस सिंक्रोनस जनरेटर के लिए सिंक्रोनस इम्पीडेंस का मान अगर हमें पता है
तो हम उस लोड कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू पता कर सकते हैं, उस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन पता कर सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन कितना है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू अगर पता है तो हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हम फाइनल पूरा प्रोसीजर करेंगे वो करेंगे सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। अब सिंक्रोनस इम्पीडेंस से क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है। अब सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्यों बोला गया, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू को। अगर हमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू पता हो जाए तो हम वोल्टेज रेगुलेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, और जिसे हम बोल सकते हैं ईएमएफ मेथड, इसे हम ईएमएफ मेथड भी क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए आप ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आईए या तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप आ रहे हैं या सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वजह से ड्रॉप आ रहे हैं, और जो दोनों ही क्वांटिटी वो है ईएमएफ क्वांटिटी, इस वजह से भी हम इसे ईएमएफ मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप या है जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वजह से ड्रॉप, दोनों ही ड्रॉप है वो क्या है, ईएमएफ क्वांटिटी है, ईएमएफ क्वांटिटी है। इस वजह से क्या है, इस मेथड को हम ईएमएफ मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप ईएमएफ कैलकुलेट कर लो या सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लो, दोनों बात एक ही है वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये क्या है कि ये सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या हम इसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ मेथड। अब सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में क्या होता है कि कुछ हमें टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। कौन कौन से टेस्ट की वैल्यू चाहिए हमें, डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट की वैल्यू चाहिए, ओपन सर्किट टेस्ट की और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। जो डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट होता है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उससे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू पता हो गई, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो गई, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को, ठीक है। अब चलिए डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, इसको एक जो पहला टेस्ट है आर्मेचर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वो है डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट। आर्मेचर रेजिस्टेंस किसका कैलकुलेट करना है, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी होती है, स्टेटर वाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या करना, स्टेटर की जो वाइंडिंग है जो स्टार कनेक्टेड है उसमें क्या करना, दोनों टर्मिनल, जैसे ये हो गया आपका आर फेज, ठीक है, ये आर फेज के लिए, ये वाई फेज के लिए, बी फेज के लिए, इसमें क्या करना, आर फेज और बी फेज को पहले कनेक्ट करना किससे, एक वोल्टेज बैटरी सप्लाई से। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम यही करते हैं ना, किसी भी अगर सिस्टम का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो, वोल्टमीटर लगा दो, एक सीरीज में अमीटर लगा दो। तो जो वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग का रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा, वो रेजिस्टेंस कहलाएगा उस सिस्टम का। ऐसे ही करते हैं, तो सेम हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ भी क्या किया, इसने बैटरी से एक सप्लाई कनेक्ट कर दी, डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, उन दोनों टर्मिनल को वोल्टमीटर लगा दिया, वो वोल्टेज पता कर देगा, और सीरीज में एक अमीटर लगा दिया। तो हमें यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो बोले RA + RA 2RA, ठीक है। सेम फिर यहाँ R और Y का कैलकुलेट कर लो, इसको उठा के यहाँ पे इस Y से कनेक्ट कर दो तो हमें मिल जाएगा 2RA। फिर इस टर्मिनल को उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर लो, फिर वापस सेम 2RA। तो 3 रीडिंग मिलेगी, 2RA 2RA 2RA। उन तीनों की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उन तीनों की एवरेज वैल्यू मिल गई और फिर उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो मिल जाएगा हमें RA। और फिर हमें क्या करना है, जो वैल्यू मिली वो है डीसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस क्या होता है कि डीसी से ज़्यादा होता है, मल्टीप्लाई करेंगे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ड्यू टू स्किन इफेक्ट की वजह से, और जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसकी वैल्यू वेरी करती है 1.22 1.75 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मशीन, और यूजुअली हम 1.5 लेंगे, ठीक है, एवरेज मशीन के लिए। तो चलिए इस प्रोसीजर के बारे में देखते हैं क्या करता है। इट मेजर्स द डीसी रेजिस्टेंस किसके बीच में, ईच पेयर ऑफ टर्मिनल, जैसे ईच पेयर ऑफ आर फेज और वाई फेज, फिर आर फेज और बी फेज, ऐसे कुछ। आइदर बाई 2 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम अमीटर वोल्टमीटर मेथड इस्तेमाल कर लो या व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इस्तेमाल कर लो, ओके। अब इसमें जो वैल्यू मिली वो मिली 3 वैल्यू मिली, इन तीनों का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। जैसे एक में 10 आई, एक में 20 आई, एक में 30 आई, इन तीनों की वैल्यू को हमें एवरेज निकालनी है। तो जो एवरेज आई वो हमें मिल जाएगी 2RA, और हमें RA कैलकुलेट करना, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा डीसी रेजिस्टेंस पर फेज या RA। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये है डीसी रेजिस्टेंस की वैल्यू। और इफेक्टिव एसी रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डीसी रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। किस वजह से, स्किन इफेक्ट के कारण।
और कितना ज़्यादा होता है वो डिपेंड करता है उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। तो जो AC रेजिस्टेंस होगा वो होगा DC रेजिस्टेंस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 to 1.75 के बीच, ठीक है। और वो उसकी मशीन की साइज़ पे डिपेंड करती है, मशीन की साइज़ के अकॉर्डिंग होती है उसकी वैल्यू वेरी। लेकिन हम यहाँ पे 1.5 के अराउंड यूजुअली हम टेक लेते हैं। तो जो आर्मेचर रेजिस्टेंस वो मिलेगा 1.5 इंटू DC रेजिस्टेंस के 1.5 के गुणा हमें मिलेगा आर्मेचर इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस, इफेक्टिव AC रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान। फिर हम देखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसकी वजह से, सिंक्रोनस इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ओपन सर्किट टेस्ट जैसे हमें पता है कि ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में परफॉर्म करते हैं रेटेड फ्रीक्वेंसी पे। रेटेड फ्रीक्वेंसी इट मीन्स रेटेड सिंक्रोनस स्पीड, रेटेड सिंक्रोनस स्पीड पे परफॉर्म करेंगे और ओपन रखेंगे किसको, लोड को ओपन रखते हैं हम ट्रांसफार्मर में। सेम यहाँ पे हम ओपन रखेंगे, लोड किससे कनेक्ट होगा, आर्मेचर से या स्टेटर वाइंडिंग से। तो यहाँ पे ओपन रखेंगे हम स्टेटर या आर्मेचर वाइंडिंग को। ओपन रखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम आर्मेचर जो वाइंडिंग है उसमें यहाँ पे दोनों टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, 2 वोल्टमीटर लगा देंगे और फिर इन दोनों लाइन के बीच में एक वोल्टमीटर लगा देंगे। अब यहाँ पे जो रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग है वो से एज यूजुअल हम DC सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे जो प्रोसीजर है, जैसे DC सप्लाई की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो फील्ड करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर हमें ओपन सर्किट वोल्टेज का वैल्यू पता होने लग जाएगी और हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ओपन सर्किट टेस्ट क्या, रेटेड सिंक्रोनस स्पीड पे किस चीज़ को फाइंड करेंगे, लोड टर्मिनल जो है उनको ओपन रखेंगे। लोड टर्मिनल को ओपन रखने का मतलब लोड जो आर्मेचर वाइंडिंग उसको ओपन सर्किट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले हम फील्ड करंट को 0 रखते हैं क्योंकि DC सप्लाई को पहले 0 रखेंगे तो फील्ड करंट की वैल्यू भी 0 है। और फिर धीरे धीरे फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमें जो टर्मिनल वोल्टेज है ET उसका मान हमें हर स्टेप के ऊपर पता चलता रहेगा। जैसे आपने मान लो फील्ड करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है उस पर कैलकुलेट कर लिया आपने आर्मेचर जो टर्मिनल वोल्टेज का मान, फिर 2 एम्पियर के लिए देख लिया टर्मिनल वोल्टेज का मान, फिर धीरे धीरे से वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे फील्ड करंट की तो हमें टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू भी पता चलती रहेगी, ठीक है। अब कब तक बढ़ाना है आपको फील्ड करंट की वैल्यू को, तब तक बढ़ाना है जब तक कि आपको जो वोल्टमीटर की रेटिंग रेटेड वोल्टेज के 125% तक ना चली जाए, उसके ऊपर नहीं बढ़ाना। उसके ऊपर अगर बढ़ाओगे तो वाइंडिंग डैमेज होने के चांसेस है, ठीक है। तो आपको फील्ड करंट की वैल्यू तब तक बढ़ानी है जब तक कि आपको वोल्टमीटर रेटेड वोल्टेज का 125% वैल्यू नहीं देने लग जाए, ठीक है। अब वो जो वोल्टेज है तब तक बढ़ानी है। अब जो ग्राफ प्लॉट करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, अब ओपन सर्किट वोल्टेज हम पर फेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो हमें मिला वो तो मिला लाइन वोल्टेज यहाँ पे, जैसे ये R है और ये Y है तो हमें मिला RY, लेकिन हमें क्या चाहिए, पर फेज चाहिए। तो पर फेज के लिए √3 से डिवाइड कर देंगे और हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे किसी बीच में, फील्ड करंट और उस पर फेज वैल्यू के बीच में। ये जो ग्राफ होगा वो कहलाएगा ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक। ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ ये कहलाएगी करेक्टरिस्टिक ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक की शेप कुछ मैग्नेटाइजिंग कर्व जो है आपका DC मशीन्स में वैसा ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लेवल जैसे ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट तक तो ये ग्राफ जो है वो सैचुरेट नहीं हुआ, उसके बाद सैचुरेशन लेवल आ जाता है इसमें, ठीक है। ये सैचुरेशन लेवल आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक जो लाइन है वो है एयर गैप लाइन, ये हमेशा लीनियर है। इस लीनियर का मतलब ये हुआ कि एयर गैप कभी भी सैचुरेट नहीं होता। तो अगर सैचुरेट नहीं हो रहा, जैसे जैसे फील्ड करंट का मान बढ़ाते जाएंगे तो उसमें ओपन सर्किट का मान भी वैसे वैसे लीनियरली बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एयर गैप लाइन कभी भी सैचुरेट नहीं होती। लेकिन जो नॉर्मल कर्व है OCC का, उसमें क्या होता है कि फील्ड करंट की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू के बाद क्या होता है कि उसमें फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, फिर भी क्या होता है ओपन सर्किट वोल्टेज में या तो बहुत कम चेंजेस आएंगे या चेंजेस आने बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो कर्व है वो सैचुरेट हो चुका है। ये हुई ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक। फिर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए सेम उसको रेटेड सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराओ। शॉर्ट सर्किट किसको करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर मतलब स्टेटर वाइंडिंग, तो स्टेटर वाइंडिंग की अल्टरनेटरी के शॉर्ट कर देंगे और उसमें क्या कनेक्ट कर देंगे, अमीटर को कनेक्ट कर देंगे। और वो किस अमीटर किसको मेजर करेगा, वो मेजर करेगा शॉर्ट सर्किट करंट को। तो सेम ये फील्ड वाइंडिंग रोटर का सेटअप है एज यूजुअल जैसे ओपन सर्किट में था।
इसमें सिर्फ क्या करें, स्टेटर है, जैसे ओपन सर्किट में ओपन रखा गया था तो शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट रख देंगे और उनमें तीनों एमीटर को कनेक्ट कर देंगे। फिर फाइनली वापस सेम प्रोसेस है, फील्ड वाइंडिंग को 0 से धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। ये जो एमीटर की रीडिंग है, इन तीनों रीडिंग को नोट करते रहेंगे, इनकी हर स्टेप पे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते रहेंगे। ये हमें देता रहेगा शॉर्ट सर्किट करंट, और फिर फाइनली उस शॉर्ट सर्किट करंट और फील्ड करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट सेटिंग द फील्ड करंट टू 0, पहले फील्ड करंट की वैल्यू को 0 रखो, फिर धीरे धीरे फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाओ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जैसे जैसे फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट की वैल्यू भी हम मेजर करते रहेंगे। आर्मेचर करंट के मतलब ये एमीटर जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू को मेजर करते रहेंगे और फिर इनका तीनों का एवरेज निकालते रहेंगे। ये मेजर किया, अब क्या हुआ, अब कब तक बढ़ाएंगे फील्ड करंट की वैल्यू को। ओपन सर्किट में तो हम रेटेड वोल्टेज के 125% तक बढ़ाते हैं। शॉर्ट सर्किट में हम क्या करेंगे, आर्मेचर करंट की वैल्यू जब 150% ऑफ रेटेड करंट के ना पहुंच जाए तब तक हम फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। फील्ड करंट की वैल्यू तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि आपका अमीटर रेटेड जो करंट है उसका 150% ना देने लग जाए। जैसे रेटेड करंट 100 एम्पियर है तो फील्ड करंट की वैल्यू को तब तक बढ़ाओ जब तक कि अमीटर 150 एम्पियर तक ना देने लग जाए। उसके बाद हम इसको फर्दर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो फील्ड करंट इंक्रीज़ करेंगे जब तक कि हमें आर्मेचर करंट की वैल्यू उसके रेटेड के 150% तक ना मिलने लग जाए। और फिर फाइनली क्या करेंगे, हम फील्ड करंट की वैल्यू और जो एवरेज आ रहा है इन तीनों मीटर के लिए, इन तीनों मीटर की रीडिंग का जो एवरेज आ रहा है उन दोनों के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये देखिए ग्राफ प्लॉट हो गया। अब जो ग्राफ प्लॉट हुआ, ठीक है, ये कहलाएगा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ये देखिए शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है। और ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, ये है लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। ये है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। फिर हम फाइनली क्या करेंगे, सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए वो दोनों, जैसे एक्स एक्सिस आपका फील्ड करंट है, ओपन सर्किट में वाई एक्सिस है ओपन सर्किट वोल्टेज, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका वाई एक्सिस है शॉर्ट सर्किट करंट। तो इन दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर लो। तो जैसे ही आपने इस दोनों को एक ग्राफ में प्लॉट किया, अब क्या है, आपको डेटा शीट से उस अल्टरनेटर की रेटेड करंट को वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। अब रेटेड करंट जैसे ही कैलकुलेट हो, जैसे मान लो रेटेड करंट आई आपकी 10 एम्पियर, उस 10 एम्पियर के लिए आप इसको हॉरिजॉन्टली इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पे जहाँ कट करेगा, फिर कट करने के बाद इसको वर्टिकली बढ़ाओ तो फील्ड करंट की एक वैल्यू आएगी। आप जैसे मान लो फील्ड करंट की वैल्यू आई 5 एम्पियर। अब इस फील्ड करंट की वैल्यू के लिए ये पता कर लो कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में ये वोल्टेज कितना दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ से इस फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे इस कर्व को आगे बढ़ाओगे, लाइन को एक्सटेंड करोगे, तो ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को जहाँ पे कट करा है तो ये हमें मिल जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज। जैसे वोल्टेज मिल रहा है आपको 100 वोल्ट, ओके। तो 100 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्टेज और जो 10 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट एट सेम वैल्यू ऑफ फील्ड करंट कहलाती है आपकी। इन दोनों का रेशियो कहलाएगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो यहाँ से आपको सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 100/10। उन दोनों का रेशियो मिल जाएगा हमें 10। ये हो जाएगा आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस 10 ओम, ओके। तो क्या करना है, फाइनली हमें करना क्या है, उन दोनों का ग्राफ को, जैसे क्या कि कैलकुलेशन ऑफ सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैसे पॉसिबल है, सेम वैल्यू ऑफ फील्ड एक्साइटेशन, मतलब सेम वैल्यू ऑफ फील्ड करंट के लिए पॉसिबल करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। करेंगे क्या, ओसीसी और एससीसी को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर दो, जैसे यहाँ पे देख दिया आपने। फिर क्या करेंगे, एक रेटेड फुल लोड करंट के लिए आप ड्रॉ करो एक लाइन को दैट कट्स एससीसी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को जहाँ पे कट करे, जैसे इस पॉइंट सी पे कट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट सी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जो आपको इस एक्सेस पे कट करेगा और हमें बता देगा फील्ड करंट की वैल्यू को। पता चल गई। इस फील्ड करंट वाली लाइन को जैसे जैसे एक्सटेंड करेंगे तो ये ओसीसी को एक बी पॉइंट पे कट करेगा। इस बी पॉइंट के लिए हम देख लेते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज का मान। तो हमें ओपन सर्किट इस ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाएगी और इन दोनों का रेशियो ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का मान क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या हो गया, ओपन सर्किट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करंट का रेशियो एट ए सेम वैल्यू ऑफ फील्ड करंट। याद रखना एट सेम वैल्यू ऑफ फील्ड करंट, ठीक है। अब इसमें इस मेथड में क्या हुआ, जो वैल्यू है ना सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वो आएगी ज़्यादा। तो जब वैल्यू ज़्यादा आएगी तो जो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा आएगा किसके कंपैरिजन में, जो एक्चुअल आना चाहिए था
उस एक्चुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा आएगा। तो इस मेथड को इसीलिए हम कहते हैं पेसिमिस्टिक मेथड। ओके, दो तरह के मेथड्स होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। अगर आपकी वैल्यू जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू अगर जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा मिल रही है तब तो हो गई पेसिमिस्टिक, और जितनी होनी चाहिए थी उससे अगर कम मिल रही है तो हो गया ऑप्टिमिस्टिक। ओके, तो यहाँ पे जो हमें सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा मिल रही है, मतलब सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी किसके कंपैरिजन में, एक्चुअल वैल्यू से। तो ये मेथड कहलाने लग गया पेसिमिस्टिक मेथड। ठीक है, एक चीज़ है ना यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आप सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो एट सेम वैल्यू ऑफ फील्ड करंट पे होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ फील्ड करंट पे नहीं। जैसे मान लो ओपन सर्किट वोल्टेज आपको 100 दिया, ठीक है, 10 एम्पियर फील्ड करंट पे, जब फील्ड करंट का मान 10 एम्पियर हो, और शॉर्ट सर्किट करंट का मान दिया आपको 15 एम्पियर, जब फील्ड करंट का मान 15 एम्पियर हो। तो यहाँ से आप पहले कैलकुलेट करो कि 10 एम्पियर फील्ड करंट के लिए आपकी शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कैसे होगी। तो 10 एम्पियर के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपको शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू मिलेगी 10 एम्पियर। तो फिर 10 एम्पियर 100 में 10 कर दो, हमें मिल जाएगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस। और फिर फाइनली सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू हमें पता चल गई, उससे हम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का एक सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और फिर फाइनली हम उस सिंक्रोनस इम्पीडेंस से वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे कैलकुलेट करने हैं, इस सभी के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर से संबंधित सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।